नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे न्यू फंड ऑफर्स पर यानी कि एनएफओ पर। सभी फंड हाउसेस समय समय पर अपने नए फंड ऑफर्स लाते रहते हैं। इन्हें एनएफओ कहा जाता है। एनएफओस इसलिए लाए जाते हैं ताकि फंड हाउसेस जो भी स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं उसमें अगर कुछ कमी है या कोई एक ऐसी स्कीम या ऐसा सेक्टर या ऐसी थीम है जिसके ऊपर फंड हाउस की स्कीम अभी तक नहीं है तो वह उसको भी कवर करना चाहता है और उसको वह कवर करता है एनएफओ के माध्यम से, यानी कि एक नया फंड और नई स्कीम को लॉन्च कर फंड हाउसेस नई नई स्कीम्स इसलिए लॉन्च करते रहते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा स्कीम्स होंगी उतना ही ज्यादा उनका असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा और जितना ज्यादा उनका एयूएम होगा उतनी ही ज्यादा फंड हाउस की कमाई बढ़ेगी। कुछ लोग एनएफओस की तुलना कंपनीज द्वारा लाए गए आईपीओ से करती हैं जिसमें नई कंपनीज लिस्ट होती हैं और वह अपना पब्लिक ऑफर लेकर आती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। इसमें फर्क यह है कि जब नई कंपनी अपना ऑफर लेके आती है तो उसमें वह अपने शेयर्स को लिस्ट करती है और उन शेयर्स की जितनी ज्यादा डिमांड या फिर कम डिमांड होगी उस हिसाब से उनकी प्राइस निर्धारित होती है, यानी कि वे लिस्टिंग के दिन आपको गेन भी दे सकते हैं या फिर लॉस में भी जा सकते हैं। जबकि एनएफओस के साथ शेयर्स वाली स्थिति नहीं है क्योंकि एनएफओ की जो एनएवी वैल्यू है अगर वह 10 रुपए है तो वह बहुत सारे शेयर से मिलकर बनी है। तो बहुत सारे शेयर्स का जो मूवमेंट होगा ऊपर या नीचे वह हर रोज उस वैल्यू का ऊपर या नीचे जाना निर्धारित करेगा। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी भी निवेशक को एनएफओ के अंदर निवेश करने से पहले पता होनी चाहिए ताकि वह सोच समझकर इसका निर्णय कर सके कि उसे एनएफओ में निवेश करना है या नहीं। तो आइए इन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। अब यह नाम सुनकर ही किसी निवेशक को यह लगता है कि यह कोई बड़ा ऑफर है जो उसे वापस नहीं मिलेगा और यह सिर्फ सीमित समय के लिए है। तो ऐसा ऑफर जो कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है और उसके बाद वह आपको नहीं मिलेगा, तो यह सोच उसे बिना सोचे समझे एनएफओ में निवेश करवा देती है। जबकि असलियत यह है कि यह कोई ऐसा ऑफर नहीं है जिसमें आपको कोई चीज डिस्काउंट पे ऑफर करी गई हो या फिर कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही हो। बहुत से निवेशकों को यह लगता है कि एनएवी अगर किसी स्कीम की 10 रुपए है तो वह बहुत सस्ती है क्योंकि अन्य स्कीम्स में तो एनएवी किसी में 50 रुपए, किसी में 100 रुपए, तो अलग अलग वैल्यू है। तो अगर हम 10 रुपए की चीज खरीदेंगे तो हमें बहुत सारी चीज मिल जाएंगी, जबकि 100 रुपए में तो उसका 10वां हिस्सा ही मिलेगा। लेकिन यह एक गलत सोच है क्योंकि एनएवी तो सिर्फ एक फंक्शन है, वह टोटल जो असेट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उससे हमें एनएवी मिल रही है। अब एनएवी की वैल्यू शुरू में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का कि आपको उसकी वैल्यू पे कितना रिटर्न मिलेगा। तो यह सोच अगर किसी के मन में आती है कि 10 रुपए की एनएवी तो तेजी से बढ़कर 20 रुपए की हो जाएगी और 100 रुपए का अगर कोई एनएवी है किसी म्यूचुअल फंड की तो उसको 200 रुपए होने में बहुत समय लगेगा, यह सोच इसलिए गलत है क्योंकि एनएवी तो बनती है उस स्कीम के अंदर जो भी शेयर्स हैं उससे। अब उन शेयर्स की वैल्यू कितनी बढ़ती है या कम होती है उसके ऊपर एनएवी का बढ़ना या कम होना निर्भर करेगा। अब मान लीजिए 10 रुपए वाली जो एनएवी है उसके सभी शेयर्स की कीमत एक साल में एवरेज 10% बढ़ी तो आपकी एनएवी एक साल बाद 10 से बढ़कर 11 रुपए हो जाएगी। जबकि दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर एनएवी 100 रुपए थी और उसमें भी सभी शेयर्स की वैल्यू 10% बढ़ी तो आपकी जो एनएवी की वैल्यू है वो 100 से बढ़कर 110 रुपए हो जाएगी। तो इसमें आपका 10 से 11 हुआ, उसमें 100 से 110 हुआ, तो कुल मिला के जो आपकी पूंजी बढ़ी वो दोनों में बराबर बढ़ी। तो ऐसे में आपको चाहे ज्यादा यूनिट्स मिले चाहे कम यूनिट्स मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में किस तरह के शेयर्स में निवेश है और उन शेयर्स का प्रदर्शन पूरे साल के पीरियड्स में कैसा रहता है, उसके ऊपर आपका रिटर्न निर्भर करेगा, इस बात पे नहीं कि आपकी एनएवी क्या है। अगली महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब भी हम किसी स्कीम का चुनाव करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उस स्कीम का पिछला लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसके फंड मैनेजर ने कैसा परफॉर्म किया है। और यह चीजें किसी भी नई स्कीम के अंदर संभव नहीं है क्योंकि उसका तो कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ऐसे में मान लीजिए आपने मिड कैप फंड में निवेश कर रखा है और मिड कैप फंड में आपके पास एक ऐसी स्कीम है जिसका एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में अगर कोई निवेशक किसी कैटेगरी में ऐसी स्कीम्स मौजूद होने के बाद जिनका एक लंबा कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है उनको छोड़कर वह किसी न्यू फंड ऑफर में निवेश करे जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, तो मुझे तो इसका कोई भी औचित्य समझ में नहीं आता। एनएफओस के साथ अगली समस्या यह है कि यह ज्यादातर बुल मार्केट में आते हैं जब निवेशक ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना इक्विटी फंड्स के अंदर लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में यह एक अच्छा मौका होता है कंपनीज के पास अपनी नई नई स्कीम्स को लॉन्च करने का। वे ज्यादातर जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनसे स्पेसिफिक स्कीम्स को लॉन्च कर देती हैं और निवेशकों को लगता है कि 10 रुपए में तो ये सस्ता है और वे इसके अंदर निवेश कर देते हैं। इसमें समस्या यह आती है कि जब मार्केट पीक पर है या फिर बहुत तेजी से बढ़ रहा है उस समय अगर आप निवेश करते हैं तो लंबे समय में जब मार्केट फिर से करेक्ट होगा तो आपने तो हायर रेट्स पे निवेश किया हुआ है,
तो ऐसे में एनएफओज आपको नुकसान दे सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली चीज पर, जो कि है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वह रेशियो होता है जो कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं आपके पैसे को मैनेज करने के बदले में। अब किसी भी नई स्कीम के अंदर एक्सपेंस रेशियो पुरानी और एस्टेब्लिश्ड स्कीम की तुलना में ज्यादा होता है, यानी यहां पर आपको उनकी सर्विसेज लेने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ऐसे में जब आपका निवेश लंबे समय के लिए आप किसी नई स्कीम में कर रहे हैं तो उसमें आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आप कंपनी के खर्चों के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। एनएफओ की तुलना में जब आप एक एस्टैब्लिश्ड स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको यह एक्सपेंस रेशियो, जो कि हर साल आपके पैसे को मैनेज करने के बदले में फंड हाउस आपसे चार्ज करते हैं, वह भी कम देना होता है, जिससे कि आपका रिटर्न थोड़ा बढ़ जाता है। तो देखा जाए तो न्यू फंड ऑफर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता निवेशकों के लिए जिसके लिए वे एनएफओस के अंदर निवेश करें। एनएफओस में निवेश कब बनता है? एनएफओस में निवेश आपको तभी करना चाहिए जब आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ एक ऐसा सेक्टर या ऐसी थीम को शामिल करना चाहते हैं जिसका मौजूदा कोई विकल्प नहीं है बाजार में। उदाहरण के लिए ले सकते हैं इंटरनेशनल फंड। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी इंटरनेशनल फंड में एक्सपोजर चाहते हैं और वर्तमान में उसका कोई विकल्प आपको नहीं मिल रहा मार्केट में, कोई ऐसी एस्टैब्लिश्ड स्कीम जिसमें इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर हो, तो आप एक एनएफओ का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यह चुनाव भी आपको किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर या फिर एडवाइजर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। अगर आप यह सोचें कि जब एनएफओ से संबंधित इतनी सारी बातें हैं जो किसी भी छोटे निवेशक को पता होनी चाहिए, तो ऐसे में क्यों बैंक्स या फिर एजेंट्स इन एनएफओस को बेचने की कोशिश करते रहते हैं और नए ग्राहकों को एनएफओस में निवेश करने की सलाह देते हैं? तो इसका सीधा सा कारण यह है कि न्यू फंड ऑफर्स को बेचने में बैंक्स को, एजेंट्स को आदि को डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो चीज मुश्किल से बिक रही है उसमें कमाई भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए सभी बैंक, सभी एजेंट्स आपको एनएफओस के बारे में बताते रहते हैं और एनएफओस को बेचने का प्रयास करते हैं। इस पर मेरा मानना तो यह है कि जब मार्केट में ऐसी एस्टैब्लिश्ड स्कीम्स मौजूद हैं जिनका एक कंसिस्टेंट और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको उनको छोड़कर एनएफओस के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। अब एनएफओस में निवेश करना या ना करना, यह निर्णय तो आपको ही लेना है आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ कंसल्ट करके। धन्यवाद।